हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपने हीरो गु हेंगजी को एक होटल रूम में शावर लेते हुए देखते हैं। वो सिटी का रिचेस्ट पर्सन है जिसकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम है, अपने काम पर ध्यान देना और बहुत सारा पैसा कमाना। उसे गर्लफ्रेंड और शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आता है, उसका असिस्टेंट उसके बालों को ड्राई करने लगता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, मुझे यहाँ किसी ने देखा तो नहीं? असिस्टेंट कहता है, नहीं बॉस, लेकिन आप कब तक अपनी शादी को अवॉइड करने के लिए होटल में छुपे रहेंगे? अब आपको घर चले जाना चाहिए, आपकी माँ बहुत वरिड हो रही हैं। ये कहते हुए असिस्टेंट उसे घर जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हेंगजी गुस्से में आ जाता है और उसे अपने गुस्से वाली लाल आंखें दिखाने लगता है। उसी वक्त हेंगजी की माँ का फोन आता है। वो उसे कहती है, यून कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यून हेंगजी की बचपन की दोस्त है और इसकी माँ दोनों की शादी कराना चाहती है, लेकिन हेंगजी शादी में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो फ़ौरन कॉल काट देता है। वहीं उसी होटल के दूसरे कमरे में हम अपनी हीरोइन शेन यॉन को देखते हैं, जो पैसों के लिए छोटे मोटे कैरेक्टर्स करती है। वो वहाँ एक चीटर हस्बैंड के साथ रोमांस करने की एक्टिंग कर रही होती है। उस शख्स का नाम बाऊ है। बाऊ उसे कहता है, तुम कितनी प्रिटी हो। वो उसके साथ रोमांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। शेन यॉन कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हम कुछ रोमांटिक गेम्स खेलते हैं। वो उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्डेड बांध देती है और कहती है, डार्लिंग मुझे पकड़ो, और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर कमरे से बाहर ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी फैटी वाइफ खड़ी होती है। बाऊ उसे पकड़ लेता है और शेनयान चालाकी से बाऊ को सबके सामने एक्सपोज कर देती है। उसकी बीवी उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है, इस एक्ट्रेस को मैंने ही तुम्हारी असलियत जाहिर करने के लिए हायर किया था, क्योंकि मुझे तुम जैसे चीटर हस्बैंड से तलाक लेने के लिए ठोस प्रूफ चाहिए था। बाऊ कहता है, मुझे इस यंग लड़की ने अपनी खूबसूरती दिखाकर सेड्यूस किया है, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन उसकी बीवी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने चीटर हस्बैंड को मारने लगती है। शेनयान सोचती है, ओह, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो गया है, लेकिन मुझे इससे क्या, मेरी पेमेंट तो पहले ही मिल चुकी है, अब मुझे यहाँ से चुपके से निकल जाना चाहिए। वो खामोशी से वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन हेंगजी वहीं खड़ा होकर सारा ड्रामा देख रहा होता है। शेनयान भागते हुए हेंगजी से टकरा जाती है। वो उसे पकड़कर अपनी साइड खींच लेता है। बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती मैरिड लोगों की लाइफ खराब करते हुए? वो उसे मिस्ट्रेस समझ रहा होता है। वो कहती है, तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो, मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ। हेंगजी उसकी जैकेट नीचे गिरा देता है और उसकी ड्रेस को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारे दूसरे प्ले की कस्ट्यूम है? अब तुम किसी और को सेड्यूस करने जा रही हो ना? शेनयान उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बीच हेंगजी के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसे कहती है, मुझे पता चल गया है तुम होटल में हो, यून तुमसे मिलने वहाँ आ रही है। अगर तुमने इस बार उसे अवॉइड किया तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये बोलकर वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है। शेनयान उसे कहती है, तुम मुझे छोड़ो, अपने पर्सनल मैटर सॉल्व करो, वैसे भी मैं एक एक्ट्रेस हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हेंगजी सोचता है, मुझे मॉम से बचने के लिए इसे हायर कर लेना चाहिए। वो अपना ब्लैक कार्ड निकालकर शेनयान को दिखाकर बोलता है, मैं तुम्हें पूरे 1 साल के लिए पे करूँगा। शेनयान सोचने लगती है, ये कार्ड तो सिर्फ बिलीनियर के पास होता है, कहीं ये गू फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं? ये तो बहुत कमाल का ऑफर है। वो झट से उसे हाँ बोल देती है और अपने बारे में बताने लगती है। हेलो मिस्टर गू, मेरा नाम शेनयान है, मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ और 1 आवर का $100 चार्ज करती हूँ। वो उसे कहता है, तुम सिर्फ $100 की बात कर रही हो, मैं तुम्हें इसका 100 टाइम्स ज़्यादा पे कर सकता हूँ। तुम्हें बस 1 साल तक मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करनी है और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी फेक वाइफ हो। शेनयान सोचने लगती है, इतना हैंडसम और रिच बंदा होकर भी ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, कहीं इसे कोई पर्सनल मैन प्रॉब्लम तो नहीं है। हेंगजी कहता है, ये कार्ड तुम एडवांस समझ कर रख लो, बाकी का 100 मिलियन मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूंगा। अब से तुम मेरे हर एक्शन में मेरा साथ देना होगा और ध्यान रखना, ये सीक्रेट किसी के सामने नहीं आना चाहिए। इतने सारे पैसों का नाम सुनकर शेनयान बहुत खुश हो जाती है और झट से कार्ड ले लेती है। इतने में ही वहाँ यून आती है और वो शेनयान को धक्का देकर साइड पे कर देती है और खुद हेंगजी से चिपकने लगती है। बोलती है, हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। वो शेनयान को इशारा करता है, इसे मुझसे दूर करो। वो जल्दी से यून को हटाकर हेंगजी को टच करते हुए कहती है, डार्लिंग, ये लड़की कौन है? वो उसे बोलता है, अपनी बेस्ट एक्टिंग करो और इसे यहाँ से भगा दो। वो कहती है, इस लड़की ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? यून बोली, मैं हेंगजी की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, ये बताओ तुम कौन हो? शेनयान हेंगजी को टच करते हुए कहती है,
मैं इसकी वाइफ हूँ। तुम्हें मेरे सामने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। यून कहती है, फालतू बकवास मत करो। तुम कैसे खुद को मिस्टर गू हैंगजी की वाइफ बता सकती हो? हैंगजी कहता है, ये वाकई में मेरी वाइफ है और इसके साथ पोलाइटली बात करो। वो कहती है कि आंटी ने मुझे कहा है कि हैंगजी की बीवी होने को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, इस जैसी लड़की नहीं। इसने यकीनन कोई बैड ट्रिक्स इस्तेमाल करके तुम्हें सेड्यूस किया होगा, वरना इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। वो कहती है कि हमें पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था और दूसरी नज़र में हमने शादी कर ली। हैंगजी भी कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरी बीवी बिल्कुल सच कह रही है। ये सुनकर यून गुस्से से लाल हो जाती है और शेनयान पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन शेनयान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हें पता भी है कि मेरे हस्बैंड ने कितने महंगे कपड़ों की शॉपिंग की है मेरे लिए। अगर मेरी ड्रेस खराब हो जाती तो? हैंगजी कहता है, परेशान न हो माय डियर, तुम्हें जो पसंद आया है मैं और भी खूबसूरत कपड़े ला दूंगा तुम्हें। शेनयान यून को दिखाने के लिए हैंगजी के और करीब होने की एक्टिंग करने लगती है और उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। वो जेलस होकर पूछती है, क्या आंटी को तुम्हारी शादी के बारे में पता है? हैंगजी कहता है, वो मेरी मॉम है, मैं सही टाइम देखकर उनसे बात कर लूंगा। शेनयान बार बार उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर जलाई जा रही थी और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हैंगजी शेनयान से पूछता है, तुम्हारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आया? वो कहती है, ये बस ऐसे ही फेक है। इतने में ही उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आजकल तुम खुद को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझने लगी हो। अभी तक तुमने मेरा मंथली एक्सपेंस का पैसा नहीं भेजा। उनकी बातों से साफ नजर आता है कि शेनयान की मॉम को अपनी डॉटर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। वो बस पैसों के लिए उसे कॉल करती है। हैंगजी पूछता है, क्या हुआ, किसकी कॉल थी? वो कहती है, कुछ खास नहीं, और अपने बिजी होने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, बिकॉज वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। आगे हम देखते हैं यून हैंगजी की मॉम के पास जाके उन्हें हैंगजी और शेनयान की शादी के बारे में बता देती है। ये सुनकर वो कहती है, उसने मुझसे बिना पूछे किसी और से शादी कैसे कर ली? और वो शेनयान के कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कहने लगती है कि उसने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा कर शादी कर ली होगी। यून कहती है, अगर मेरी शादी हैंगजी से नहीं हुई तो मेरे जीने का क्या मतलब बनता है? मॉम बोली, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए सिर्फ तुम ही गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो। मैं इस टाइप की लड़कियों को हैंडल करना जानती हूँ। फिर वो हैंगजी को कॉल करके कहती है, तुम यून को छोड़कर कैसे किसी और लड़की के साथ शादी कर सकते हो? हैंगजी कहता है, मॉम मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मॉम बोली, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम अभी उस लड़की को डाइवोर्स देकर यून से शादी करोगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं यून को अपनी डॉटर इन लॉ मान चुकी हूँ। ये कहकर मॉम कॉल कट कर देती है। यून इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मॉम आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, कहीं वो लड़की हैंगजी के साथ ही ना हो और उसे हमारे खिलाफ भड़काने लगे। मॉम बोली, तो क्या हुआ, मैं डरती नहीं हूँ ऐसी लड़कियों से। तभी यून के पास एक मैसेज आता है। वो मॉम को बताती है कि मुझे पता चल गया है वो एक कॉफ़ी कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती है। मॉम बोली, चलो उसे मिलकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में शेनयान अपनी फ्रेंड बाई के साथ कैफे में होती है। बाई पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। शेनयान उसे ब्लैक कार्ड दिखाकर कहती है, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिल गया है। बाई कार्ड देखकर कहती है, ये बंदा तो गो ग्रुप का क्राउन प्रिंस है, तुम तो अब बहुत मालामाल होने वाली हो। शेनयान बोली, ये चाहता है मैं उसकी वाइफ बन जाऊं। बाई कहती है, अब तुम फाइनली रिच हो गई हो तो मुझे शॉपिंग पर लेकर चलोगी? मुझे एक बैग, एक स्पोर्ट्स कार और एक बड़ा सा विला चाहिए। शेनयान बोली, अपनी लिस्ट यहीं पर रखो, मैं उसकी रियल वाइफ नहीं बस फेक वाइफ हूँ, बस एक्टिंग करूंगी, जिसके बदले वो मुझे पैसे देगा। तभी शेंगजी की मॉम उसके कैफे पर पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है शेनयान, मेरे सामने आओ। बाई शेनयान से पूछती है, कौन है ये दोनों लेडी? शेनयान बोली, ये मेरे हस्बैंड की मॉम और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। बाई कहती है, मैं इनको देखती हूँ। वो उन दोनों को कहती है, ये कॉफ़ी कैफ़े है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो आप इस तरह चिल्ला कर शोर करेंगी। यून कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम से ऐसे बात करने की? फिर मॉम शेनयान के पास आकर बोली, तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस करने का सोचा भी कैसे? शेनयान बोलती है, आंटी मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हो, मैं और हैंगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यून बोली, प्यार माय फुट, तुमने डर्टी ट्रिक्स उसे करके हैंगजी को फंसाया होगा। वो बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे हस्बैंड को फूल समझती हो जो किसी भी लड़की से पट जाएगा। हम लोग सच्चा प्यार करते हैं, तुम मेरे हस्बैंड से जरा दूर ही रहो। मॉम शेनयान से उसकी फैमिली और स्टेटस के बारे में पूछती है। वो बोली, मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पास कोई घर और फैमिली नहीं है। मॉम बोली, अगर तुम्हारे पास कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और तुम एक कैफ़े में वेटर की जॉब करती हो
तो तुम और हैंसी कहाँ मिले? वो बोली, हम लोग कैफे में ही मिले थे, वो यहाँ कॉफी पीने आया था। दोनों को एक दूसरे को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया। यून बोली, ये इम्पॉसिबल है, तुम एक लो कास्ट वेटर हो, चलो जाओ मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। बाई बोली, मेरे कैफे में तुम जैसे बदतमीज लोगों के लिए कोई कॉफ़ी नहीं है। शनियान बोली, हमें पैसों के लिए इन लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, मेरे साथ एक्टिंग करने में कॉपरेट करो। जिसके लिए बाई हाँ बोल देती है। फिर वो मॉम और यून के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। मॉम उसे एक चेक देकर कहती है, ये लो, 10 मिलियन का चेक है, इसे लेकर मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। शनियान सोचती है, ऐसे तो टीवी सीरियल में होता है। यून कहती है, तुम जैसी पुअर लड़की ने तो इतने पैसे पूरी लाइफ में देखे भी नहीं होंगे, ग्रेटफुल होकर ये रख लो। शन वो चेक उठाने वाली होती है, तभी बाई कहती है, शनियान ब्लैक कार्ड के बारे में सोचो, उसकी लिमिट 30 मिलियन है। वो मॉम को चेक वापस देकर कहती है, आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी? योन बोलती है, क्या तुम सच में हैंगजी से सच पे ट्रू लव करती हो? वहीं शेंगजी अपने असिस्टेंट के साथ ये सब कुछ बाहर से देख रहा होता है। उसे लगता है शनियान ने मॉम को दिए हुए पैसे लेने से मना कर दिया है। ये लड़की कितनी अच्छी है और अपनी कमिटमेंट की पक्की है। वहीं शनियान के मन में लालच आ जाता है, वो यून को और पैसों की डिमांड करने वाली होती है हैंगजी को छोड़ने के लिए। तभी बाई की नज़र सामने से आ रहे हैंगजी पर पड़ जाती है। वो जल्दी से शनियान को मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शनियान और वो हैंगजी एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, उसे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। शनियान भी कहती है, मैं अपने हस्बैंड को कभी छोड़ूंगी नहीं। यून गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाली होती है, तभी हैंगजी वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शनियान को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुमने सोचा भी कैसे मेरी बीवी को टच करने का? मैं माफी चाहता हूँ वाइफ, मुझे आने में देर हो गई, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। शन अपने दिल में सोचती है, शुक्र है मैं बच गई, लेकिन ये बंदा पास से इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? फिर आहिस्ता से कहती है, तुम्हारी चाइल्डहुड बिलव्ड यहाँ आकर हंगामा कर रही थी और मुझे मारने वाली थी, तुम्हें इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। माँ बोली, बस मैं अब मैं अपनी डील वापस लेती हूँ। और तुम दोनों एक दूसरे के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? हैंगजी, तुमने ये कैसी लड़की पसंद की है जिसके पास ढंग की जॉब भी नहीं है? हैंगजी बोला, तो क्या हुआ, मैं इसके लिए जॉब अरेंज करूंगा। मॉम बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, मुझे मारना चाहते हो? हैंगजी बोला, मॉम एक्टिंग करना बंद करो, आपका वीकली चेकअप होता है, आप बिल्कुल फिट हो। मॉम बोली, ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है, तुम्हें यून जैसी काइंड हार्टेड लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके पास स्टेटस और अच्छी फैमिली ग्राउंड है, ना कि ऐसी वाइल्ड लड़की से जिसके पास ना तो स्टेटस है ना फैमिली। तभी शनियान से बदला लेने के लिए बाओ उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। शन उसे देखकर हैंगजी के पीछे छुप जाती है, कहती है, मेरी हेल्प करो वरना हम दोनों की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मॉम फिर से बोलती है, तुम दोनों फिर से क्या बात कर रहे हो, मैं अभी तक यहीं खड़ी हूँ। हैंगजी उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए कहता है, मॉम ये मेरी वाइफ है और अब मैं इसके साथ रहूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। शन मॉम को कॉफी देते हुए कहती है, मॉम गुस्सा मत करो, अब तो मैं आपकी डॉटर इन लॉ बन गई हूँ, आप ये कॉफी पी लो। मॉम हाथ मारकर कॉफी फेंक देती है, बोलती है, मैं कभी इस शादी को अपना अप्रूवल नहीं दूंगी। और शनियान बाव से छुपने के लिए नीचे बैठकर क्लीनिंग करने लगती है। मॉम कहती है, देखा तुमने, ये लड़की पैदा ही सर्वेंट बनने के लिए हुई है, तुम अभी इस पुअर लड़की को छोड़कर यून से शादी कर लो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी शन की फिंगर में कप को उठाते हुए एक छोटा सा कट लग जाता है। हैंगजी भागकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ क्लीनिंग करने की? वो उसकी केयर करने लगता है। अपने बेटे को शन की इतनी केयर करते हुए देखकर मॉम को जल्दी सी हो रही थी। शन कहती है, अब हमारा रोमांस एरा चल रहा है, थैंक यू गॉड, मेरा हस्बैंड कितना केयरिंग है। यून गुस्से में शन पर कॉफी गिराने के लिए वेटर के सामने पांव फैला देती है, जिससे वेट्रेस सीधा शन को टकरा देती है। शन का बैलेंस बिगड़ने लगता है, लेकिन हमारा हीरो हैंगजी उसे संभाल लेता है और दोनों के दरमियान गलती से एक किस हो जाती है। हैंगजी वहां से कहता है, देखा आपने, मैं और शन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शन आहिस्ता से बोली, ये मेरी फर्स्ट किस थी। वो बोला, सॉरी गलती से हो गई, लेकिन ये मेरी भी पहली किस थी। शन माँ से कहती है, मैं और हैंगजी साथ में बहुत खुश हैं, मुझे उम्मीद है आप भी अपने बेटे की खुशी चाहती होंगी। इस पर माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम्हें अपने लिए एक अच्छी नौकरी तलाश करनी होगी, वो भी हैंगजी की मदद के बगैर। फिर 3 महीने बाद ये फैसला करूंगी कि तुम मेरे बेटे के साथ रहने के काबिल हो के नहीं। शन सोचती है, ये अमीर लोग हर वक्त क्या बकवास करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर वो हैंगजी का हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है माँ, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। ये सुनकर मॉम कहती है, लेकिन 3 महीने के बाद भी तुम्हें हैंगजी को छोड़कर जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यून बाहर आकर कहती है, माँ वो लड़की कितनी मगरूर है। माँ कहती है, तुम फिक्र न करो,
3 महीने में उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। उधर शन कहती है अगर मेरे अंदर प्रोफेशनल एथिक्स ना होती तो मैं उस ओल्ड लेडी को खूब सुनाती। फिर वो सोचती है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो औरत जैसी भी है लेकिन मेरे बॉस की मदर है। ये सुनकर हैंगजी उसकी तरफ देखने लगता है। वो जल्दी से कहती है सॉरी बॉस, अब मैं आपकी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगी और मैं वादा करती हूँ कि आपकी वाइफ बनने की एक्टिंग अच्छे से करूंगी। हैंगजी उसे देखता रहता है और कहता है ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है ठीक है। ये कहकर शन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ, मुझे अच्छी तरह से एक्टिंग करनी होगी। इतने में ही बाव उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखकर कहती है ओह तुम यहाँ से गए नहीं। वो उससे बचकर दूसरी तरफ भागने लगती है जहाँ माँ उसका रास्ता रोक लेती है। माँ कहती है तुम मेरे बेटे के साथ हो और फिर भी दूसरे मर्द के साथ फ्लर्ट कर रही हो। वो कहती है नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो इस चूसे हुए आम को जानती भी नहीं हूँ। वो बाव को धीरे से कहती है प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। मॉम बाव के पास जाकर उससे पूछती है तुम्हारा और शन का क्या रिश्ता है। हमारी शन डर जाती है, सोचती है अब तो मैं गई, मेरा सीक्रेट इन लोगों के सामने आ जाएगा। इतने में पीछे से हैंगजी की आवाज आती है। वो कहता है ये एक स्ट्रीट डॉग है जो आती जाती लड़कियों को छेड़ता है। वो वहां आकर शन को किस कर लेता है। फिर उसके बाद बाव को कहता है ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका रास्ता रोकने की। बाव बोला अभी तो है कौन, क्या कर लेगा। हैंगजी कहता है मेरे नाम गु हैंगजी है, क्या इतना जानना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। ये सुनकर बाव की हालत खराब हो जाती है और वो नील डाउन होकर अपोलोजाइज करने लगता है। हैंगजी बोला अगर दोबारा मेरी वाइफ के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बाव वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके जाने के बाद हैंगजी शन को क्लोज जाकर कहता है तुम एक वीक बाद मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज करूंगा। मॉम गुस्से में कहती है ये लड़की किसी और मैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुम क्यों इसके साथ रहना चाहते हो। वो बोला मॉम आपने 3 महीनों के लिए टाइम दिया है ना उसको अपनी काबिलियत प्रूफ करने का। मॉम बोली ठीक है, 3 महीनों में मैं तुम्हें इसका असली रंग दिखा कर रहूंगी। ये कहकर मॉम वहाँ से चली जाती है। मॉम के जाने के बाद हैंगजी उसे अपने घर में शिफ्ट होने को कहता है। ये सुनकर शन बोली इसकी क्या जरूरत है, हम रियल कपल नहीं हैं, बस एक्टिंग कर रहे हैं। हैंगजी बोलता है किसी को भी हमारे फेक कपल होने के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली मॉम को, इसलिए हमें एक ही घर में रहना होगा। चलो मेरे साथ तुम्हारे घर में लगेज ले लेते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे दूंगा। ये सुनकर शन झट से उसके घर में शिफ्ट होने के लिए एग्री हो जाती है। कहती है तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं इवनिंग में वहाँ खुद आ जाऊंगी। फिर हैंगजी वहाँ से चला जाता है। शन बोली मुझे इसके साथ अच्छी वाइब्स क्यों आ रही है। फिर खुद ही को स्लैप करते हुए बोलती है शन तुम्हें किसी के प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बस एक्टिंग करनी है। हैंगजी अपने असिस्टेंट को बोलता है सर्वेंट को बोलकर गेस्ट रूम क्लीन करवा दो। असिस्टेंट सोचने लगता है मिस्टर वू तो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देते, क्या उन्हें सच में इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। नेक्स्ट सीन में शन हैंगजी के घर के बाहर पहुंच जाती है और इतना बड़ा घर देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कहती है अरे बाप रे, इन रिच लोगों की लाइफ कितनी हाई एंड है। तभी चलते हुए उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है जो उसका भाई क्यान होता है। वो उससे पूछता है तुम इतने रिच एरिया में क्या कर रही हो, यहाँ तो सिर्फ बिलियनियर रहते हैं, मुझे तो लगता है तुम किसी ओल्ड रिच मैन की मिस्ट्रेस बन गई हो। उसका फ्रेंड शन के साथ बदतमीजी करने लगता है। कहता है क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। शन उसको एक थप्पड़ मारकर कहती है मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। अगर मैं हार्ड वर्क करके पैसे नहीं कमाती तो आज तुम इतनी हैप्पी लाइफ ना जी रहे होते। आज से मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ, तुम मर गए हो मेरे लिए। क्यान उसको धक्का मारकर गिरा देता है। राइट टाइम पर हैंगजी आकर उसे पकड़ लेता है। कहता है ये बदतमीज लड़का कौन है जो तुम्हें बुली कर रहा है। चियान कहता है मेरा अंदाजा सही था, तुम इस अमीर आदमी के साथ सो रही हो। शन कहती है ये मेरा भाई है। ये सुनकर हैंगजी कहता है तुम कितनी बदनसीब हो कि तुम्हें ऐसा अहमक भाई मिला है। चियान गुस्से से कहता है लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए मेरे बारे में फजूल बकवास कर रहे हो। हैंगजी कहता है तुम शन के भाई हो, बेहतर होगा कि खामोशी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बदतमीज इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हैंगजी शन के बदतमीज भाई से उसे बचाता है और हैंगजी के सिक्योरिटी गार्ड चियान को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। शन ये देखकर सोचती है आज तक कोई मेरे लिए कभी इस तरह खड़ा नहीं हुआ। चियान अपनी माँ को कॉल करके बताता है शन यान भू फैमिली के बेटे के साथ अफेयर चला रही है और उसने मुझे बहुत मारा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अगले मंजर में दोनों विला के अंदर आ जाते हैं। शन उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे कहता है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा बदतमीज भाई दोबारा तुम्हें तंग करे तो तुम उसका मुंह तोड़ देना। फिर हम शन को उसके बेडरूम में देखते हैं जहां वो फ्लैशबैक में याद करती है कि हैंगजी उसका सामान उठाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे किस करने के लिए करीब आ रहा है।
वो अपने होंठ आगे करके आंखें बंद कर लेती है। ये मंजर याद करके वो बहुत एम्बेरस हो रही होती है और कहती है, दोबारा हैंक्सी के सामने कैसे जाऊंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर वो अपने सामान में से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हैंक्सी के पास जाना ही होगा। वो खुद को हैंक्सी के सामने जाने के लिए मोटिवेट कर रही होती है। शन, तुम ये कर सकती हो, चलो करते हैं। जैसे ही वो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, हमारा हीरो बाथरोब पहने उसके सामने आता है। वो तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। वो कहता है, अब मुझे देखती ही रहोगी या बताओगी कि तुम मेरे कमरे में किस लिए आई हो। वो उसे देखकर इधर उधर की बेवकूफ़ाना बातें करने लगती है। हैंक्सी कहता है, असल बात पर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो उसे कहती है, अब हम फेक हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे दरमियान एक माकूल मुआहदा होना चाहिए जो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। उस मुआहदे में कुछ उसूल भी हैं, जैसे हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा, हम बगैर परमिशन के एक दूसरे के कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। और तीसरा, हम किसी से भी अपनी फेक मैरिज के बारे में बात नहीं कर सकते। हैंक्सी कहता है, ओके, कोई मसला नहीं, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर कर देता है। शन अपने कमरे में वापस आकर हैंक्सी के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। वो कहती है, ये कितना रिच और हैंडसम है, इसके पीछे शादी करने के लिए अमीर खानदान की बेटियों की लाइन लगी होगी। उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन सुनने लगती है। उसकी माँ कहती है, आजकल कुछ तुम ज़्यादा ही बोल्ड हो गई हो, महीने का एंड होने वाला है और तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे। खुद तो तुम वो ग्रुप के सीईओ के पैसों पर मज़े कर रही हो, कितनी सेल्फिश बन गई हो तुम, तुम्हें ज़रा भी अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है। शन कहती है, ये बात आपको चियान ने बताई होगी। माँ कहती है, उसका दाम भी मत लो, तुमने क्या हालत कर दी है मेरे प्यारे बेटे की। शन कहती है, अरे वाह, आपका प्यारा बेटा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उसके साथ वही हुआ जो वो डिज़र्व करता था। माँ कहती है, फजूल बातें मत करो, अगले महीने तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, उसकी ब्राइड के लिए तुम्हें पैसे देने हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से मेरे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देना। शन कहती है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगी? माँ कहती है, ज़्यादा मासूम मत बनो, बस मिस्टर गू को बिस्तर पर खुश करो, वो तुम्हें आराम से दे देंगे। इतने अमीर इंसान के लिए 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर शन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से मैंने ही पूरे घर को संभाला है, एक एक पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। माँ कहती है, चुप रहो, मुझे सब पता है कि तुम होटलों में जाकर लोगों को सेड्यूस करती हो। शन कहती है, मेरे पास आखिरी 50,000 बचे हैं, मैं वो आपको दे दूंगी, फिर मैं शन फैमिली से अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देती है और सोचती है, मेरी माँ मेरे बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकती है। उसी वक्त उसके पास हैंक्सी का फ़ोन आता है। वो कहता है, हमें एक पार्टी में जाना है। अगले मंजर में हम दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ शन बहुत उदास होती है। हैंक्सी पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? वो कहती है, जिसके पास पैसा नहीं होता कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो हमारी अपनी फैमिली क्यों ना हो। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे मेरे पास एक भी सच्चा और अच्छा रिश्ता नहीं है। हैंक्सी उसके सर को प्यार से टच करता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। वो उसे प्यार से देखे जा रहा होता है। शन कहती है, ऐसे मत देखो, वरना मुझे सच में तुमसे प्यार हो जाएगा। हैंक्सी उसका हाथ पकड़ता है। इतने में उसे एक दोस्त की कॉल आ जाती है। शन सोचती है, जब भी मैं हैंक्सी के साथ होती हूँ तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों होने लगती है। अगले मंजर में हम दोनों को एक क्लब में देखते हैं जहाँ हैंक्सी अपने दोस्त से शन को अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सुनकर एक लड़की के हाथ से गिलास गिर जाता है। हैंक्सी का दोस्त कहता है, तुम्हें मोमो की बर्थडे पार्टी में अपनी बीवी को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? हैंक्सी कहता है, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मोमो का बर्थडे है। शन उस लड़की को देखते ही समझ जाती है कि ये लड़की मुझे देखकर कुछ ज़्यादा ही उदास लग रही है। ये ज़रूर हैंक्सी को पसंद करती होगी, आखिर वो इतना अमीर और हैंडसम जो है। इतने में एक दोस्त शन से ड्रिंक गेम खेलने के लिए पूछता है। वो हैंक्सी से इजाज़त लेकर उसके दोस्त के साथ ड्रिंकिंग गेम खेलने लगती है, जहाँ वो मौके का फ़ायदा उठाकर उससे पूछती है, ये लड़की कौन है और मुझे देखकर इतना उदास चेहरा क्यों बना रही है। वो उसे बताता है, इस लड़की का नाम मोमो है, हम इसी की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए यहाँ आए हैं। शन पूछती है, इसका मेरे हस्बैंड के साथ क्या रिश्ता है? इतने में वो लड़का बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे हैंक्सी और बाई के बारे में कुछ न बताना पड़े। इतने में बाई खुद आकर शन से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम तक चलोगी? वो उसे बहाने से साइड में ले जाकर कहती है, मैंने तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड चेक कराया है, तुम एक लोअर क्लास लड़की हो, तुम्हारा और हैंक्सी का कोई जोड़ नहीं है, तुम उसकी बीवी होने के लायक नहीं हो। वो गो ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। शन बोली, तुमने मेरी डिटेल्स तो चेक कर ली, अपने बारे में कुछ बताओ। वो कहती है, मेरा नाम बाई है, मैं सिटी की एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं हैंक्सी की फर्स्ट लवर हूँ।
शन सोचती है कि उसने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। वो पूछती है तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हुआ था। बाई उसे बताती है मुझे पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मुझे वो वापस चाहिए जो मेरा है। शन बोली मिस बाई, हैंगजी कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ तुम जब चाहो खेल सको, वो एक इंसान है। बाई कहती है तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए तुमसे शादी की? कितनी सिली हो तुम, वो आज भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझसे मिलता है। ये सुनकर शन सोचने लगती है कि हैंगजी ने सिर्फ बाई को जलाने के लिए मुझे अपनी फेक वाइफ बनाया है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मुझे लगा वो मुझे पसंद करने लगा है। उसने सिर्फ मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए यूज़ किया है। वैसे भी ये एक फेक रिलेशन है। बाई शन को डराने लगती है और कहती है मैं अपनी ड्रेस को फाड़ कर तुम्हारा नाम लगा दूंगी, फिर देखना हैंगजी मेरी ही साइड लेगा। ये सुनकर शन हंसने लगती है और कहती है ये मूव इनफ नहीं होगा हैंगजी को वापस पाने के लिए। मेरे दिल में उसके लिए कोई ख़ास फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। आफ्टर ऑल तुम दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते जो हो। बाई बोली क्या तुम सच में हेल्प करोगी? शन बोली ऑफ कोर्स करूंगी। वो उसे कुछ फिल्मी आइडियाज़ देने लगती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फिर से पाने के लिए। आइडिया नंबर 1, तुम फेक बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, फिर तुम देखना हैंगजी कैसे भागा भागा तुम्हारे पास आता है। वो मुझे छोड़कर तुम्हें ही चूज करेगा और मुझसे तुम्हें किडनी देने के लिए बोलेगा। बाई कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वो कहती है कोई नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा आइडिया भी है। तुम मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर मुझे बेहोश कर देना और एक मेल एक्टर को मेरे साथ रोमांस करने के लिए बोलना। ये देखकर वो सोचेगा मैं उसे चीट कर रही हूँ। बाई बोली तुम इतनी स्वीट हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शन उसे फिर से फेक किडनैपिंग और अबॉर्शन जैसे आइडियाज़ देने लगती है। बाई बोलती है बस करो, तुम ऐसे आइडियाज़ कहाँ से लाती हो? शन कहती है मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, उनमें ऐसा ही होता है। मेरे आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये सच में काम करते हैं। बाई पूछती है तुम्हें हैंगजी से दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो कहती है हैंगजी ने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन मैं तुम दोनों के लव के बीच में नहीं आना चाहती। मेरी तरफ से तुम्हें फुल फ्रीडम है। तुम्हारे पास वापस आना या ना आना ये हैंगजी का पर्सनल चॉइस होगी। मैं उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। वहीं हैंगजी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। एक फ्रेंड कहता है तुम्हारी वाइफ तो एक्सपर्ट है, सारा गेम जीत गई, मुझे इतनी सारी ड्रिंक्स करनी पड़ी। हैंगजी हैप्पी होकर कहता है हाँ वो ब्रिलियंट तो बहुत है, लाइक अ प्राउड हस्बैंड। तभी वो पूछता है इतनी देर हो गई, शन कहाँ रह गई? उसके फ्रेंड कहते हैं डोंट वरी, वो बाई के साथ वॉशरूम गई है। ये सुनकर वो कुछ परेशान सा हो जाता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं बाई इतनी भी बुरी लड़की नहीं है, तुम लोग बहुत टाइम से डेट कर रहे थे, वो स्पेशली तुम्हारे लिए चाइना वापस आई है। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है? हमें लगता है तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हैंगसी गुस्से में खड़ा होकर बोला किसने कहा तुमसे मैं बाई से प्यार करता हूँ? एक फ्रेंड बोलता है तुम प्रिटेंड करना बंद करो, अगर तुम बाई को लाइक नहीं करते तो उसके जैसे दिखने वाली लड़की से शादी क्यों करते? हैंगसी गुस्से में वाइन के ग्लास जोर से नीचे फेंक देता है और बोलता है तुम सभी कान खोल कर सुन लो, बाई और मैं सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से शादी करने वाले थे, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो फ्लैशबैक में याद करता है कैसे शन ने उसकी मॉम के दिए हुए पैसों की वो मना कर दिया था और वो उसके साथ हुए किस को याद करने लगता है। अपने सभी फ्रेंड्स को कहता है मैं सिर्फ अपनी वाइफ शन को लाइक करता हूँ, सॉरी जो भी आज मैंने किया है, लेकिन तुम लोग भी मुझे दोबारा ऐसे मत बोलना, वरना मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे मत कहना। उसके फ्रेंड्स उसे भी सॉरी करते हैं, बोलते हैं हमें तुम्हारे और भाभी के रिश्ते के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक फ्रेंड कहता है क्या तुमने भाभी को वेडिंग के लिए प्रपोज किया? हैंगसी बोलता है नहीं, मैंने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। वो उसे शन को प्रपोज करने के आइडियाज देने लगते हैं। हैंगसी कहता है क्या ये आइडिया सच में वर्क करेगा? उसका फ्रेंड कहता है डेफिनेटली करेगा, मैंने इन आइडियाज को यूज करके बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं। वहीं शन और बाई क्लोज फ्रेंड्स की तरह बातें कर रही होती हैं। बाई कहती है मुझे तो लगा था तुम एक बैड पर्सन होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही काइंड हार्टेड हो। शन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हैंगसी तुम ऐसी क्लास लड़की डिजर्व करता है। शन को प्रपोज करने के लिए हैंगसी और उसके फ्रेंड्स मिलकर सारी तैयारियां कर लेते हैं और उसे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप तुमने क्या करना है। वो बोलते हैं फ्लावर्स देकर तुमने उसे किस भी कर लेना है। हैंगसी कहता है शन कहाँ रह गई, मैं उसे कॉल करता हूँ। उसका फ्रेंड फोन छीनकर शन को कहता है हैंगसी ने ड्रिंकिंग गेम खेलते हुए कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, आप उसे अपने घर ले जाओ। ये सुनकर शन को एक और आइडिया आ जाता है बाई और हैंगसी की जोड़ी बनाने का। वो बाई से कहती है मेरी जगह तुम हैंगसी के पास जाओ, ड्रंक मैन बहुत वल्नरेबल हरकतें करते हैं, फिर तुम दोनों अपने गुड ओल्ड डेज की बातें करना और अपना लव कन्फेशन कर देना। ये सुनकर बाई उसके थैंक यू बोलकर चली जाती है।
शन को बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन वो सोचती है मैंने तो प्यार करने वाले लोगों को मिलवाकर अच्छा काम किया। दूसरी तरफ हैंगजी प्रपोजल लेकर नर्वस हो रहा होता है। उसकी फ्रेंड उसकी मजाक बनाने लगते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सीईओ अपने दिल की बात कहने से डर रहा है। वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही बाई वहां पहुंच जाती है, उसे लगता है शन आ गई। वो उसके सामने अपना लव कन्फेशन कर देता है। ये सुनकर बाई बहुत खुश हो जाती है, बोलती है मुझे पहले से ही पता था तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए सरप्राइज रेडी किया है। हैंगजी फ्लावर्स फेंक कर कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ, शन कहाँ है। बाई चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। वो पूछता है तुमने उसे क्या बोला है। बाई कहती है मैंने उसे हमारे पास्ट के बारे में सब बता दिया। और ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे पीछे से हक करके कहती है तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। 5 साल पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। लेकिन हैंगजी उसकी एक नहीं सुनता, उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त शन भी वहाँ आ जाती है। हैंगजी तो उसे देखकर गुस्सा करने लगता है, कैसे तुम किसी और लड़की को मेरे क्लोज आने दे सकती हो। शन बोलती है बाई रो क्यों रही है, तुम कितने रूड और कोल्ड हार्टेड हो, तुम्हें किसी भी लड़की को पास्ट की हुई मिस्टेक के लिए हर्ट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो बाई को चुप कराने लगती है, कहती है तुम रोना बंद करो। बाई बोलती है हैंगजी अभी भी मुझसे गुस्से में है, मैं उसको मनाने के लिए क्या करूँ, क्या वो वापस मेरे पास आएगा। शन बोली लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम रोना बंद करो वरना तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। वो रोते हुए कहती है शन मैं हैंगजी के बिना नहीं जी सकती। शन उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने बोला है ना तुम्हें, मैं तुम्हें और हैंगजी को मिलवा कर रहूंगी। शन उसको क्लोज फ्रेंड की तरह समझाने लग और उसे हैंगजी के लिए पता नहीं क्या कुछ आइडियाज देने लगती है। जैसे ही वो घर जाने के लिए क्लब से बाहर निकलते हैं, देखती है हैंगजी उसका वेट कर रहा होता है। वो बोलती है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। वो उसे कहता है लगता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी क्या है। वो सोचती है कि ओ शिट, उन दोनों के पीछे लगे होने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि मैं मिसेस गू शन हूँ। वो एक्टिंग करते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं भूल कैसे सकती हूँ, मैंने तुमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। हैंगजी ये सुनकर अपसेट हो जाता है और कहता है क्या हमारा रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए है। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। कार में वो उससे पूछता है तुम और बाई क्या बातें कर रही थी, उसने तुमसे जो कुछ कहा उस पर यकीन मत करना। शन सोचती है आज वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो उसे कहता है कि हम तो बस गर्ल्स टॉक कर रही थी। हैंगजी सोचता है कि इसे तो मेरे और बाई के दरमियान जो कुछ हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। वो उससे पूछता है क्या तुम कल मेरे साथ न्यू एक्वेरियम जाओगी। शन सोचती है कि ये फिर से बाई को जेलस करने के लिए मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है, लेकिन अब मैं इसके ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो कहती है कल मैं फ्री नहीं हूँ, तुम बाई के साथ एक्वेरियम देखने चले जाओ। हैंगजी कार में ब्रेक लगाकर कहता है तुम मुझे किसी और औरत के साथ भेजना चाहती हो। वो बहुत कूल होकर कहती है मैं एक ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, मुझे तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कोई मसला नहीं है, तुम लोगों में जो भी मसला हो उसे क्लियर कर लो। हैंगजी कहता है वो मेरी दोस्त नहीं है और तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो, कब से जानती हो तुम उसे। शन बोलती है मुझे पता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारे लिए ही वापस आई है। हैंगजी उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे कार से उतार देता है। शन उसे गालियां देने लगती है, कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है जो एक लड़की को मिडनाइट में बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए। हैंगजी अपने असिस्टेंट को कहता है शन को पिकअप करने के लिए। अगले दिन शन कल रात के लिए बहुत गुस्से में होती है। वो हैंगजी को खतरनाक नजरों से देखकर विला से बाहर जाने लगती है। असिस्टेंट कहता है बॉस, मैडम कल रात के वाकये की वजह से आपसे नाराज है। हैंगजी कहता है तुम शन को फॉलो करो और उसकी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट मुझे ला कर दो। शन बाई से मिलने जाती है। वो उसे हैंगजी को पटाने की नई स्कीम बता रही होती है। कहती है तुम रेडी हो। बाई कहती है हाँ, मैं हमारे सारे फोटोज पेंड्रियो में लेकर आ रही हूँ और वो ड्रेस भी जो हैंगजी ने मुझे 5 साल पहले गिफ्ट किया था। शन बाई और हैंगजी के दरमियान रोमांटिक मोमेंट्स का तस्वुर करने लगती है और फिल्मी स्टाइल में उसे कहानी सुनाने लगती है, जिसमें बाई एक रोमांटिक सरप्राइज देती है। हैंगजी और उसके पुराने फोटो स्क्रीन पर प्ले हो रहे होते हैं। बाई हैंगजी की दी हुई ड्रेस पहने खड़ी है और हैंगजी उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और नील डाउन होकर उसे प्रपोज कर देता है। बाई खुश होकर कहती है क्या ये वाकई होगा, हैंगजी मुझे माफ करके वापस मेरे पास आ जाएगा। शन बोलती है मेरी प्यारी दोस्त तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पैचअप करा कर रहूंगी। बाई पूछती है क्या तुम लोग एक ही घर में रहते हो, क्या तुम्हें कभी हैंगजी से प्यार नहीं हुआ। ये सुनकर शन खामोश हो जाती है और उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। नेक्स्ट सीन में शन हैंगजी के घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि मैं इन दोनों की डेट कैसे मैनेज करूं। हैंगजी तो मुझसे अभी तक नाराज है। फिर कहती है शन ये तुम कर सकती हो, ये तुम्हारी दोस्त बाई की जिंदगी का सवाल है। और बाद में हैंगजी मुझे थैंक यू बोलेगा उसके फर्स्ट लव से पैचअप करने के लिए। वो अंदर जाकर देखती है कि हैंगजी लंच कर रहा है।
वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करती है और उसे अपनी फिश पेश करती है। वो कहता है तुम लड़की हो या ड्रामा, सुबह में तो तुम बहुत गुस्से में बाहर गई थी और अब इतनी पोलाइट हो रही हो। वो कहती है आप इतने बड़े इंसान हैं, काइंड हार्टेड हैं, आपको मेरे बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरी औकात कहाँ है आपसे गुस्सा होने की। वो हैंक्सी को बटरिंग करने लगती है, कहती है आज रात आपको मुझे लेकर फेनिक्स होटल जाना होगा डिनर के लिए। हैंक्सी सोचता है ये मेरे साथ डिनर डेट पर जाना चाहती है। वो उसे प्रॉमिस कर देता है। वो उसे कहती है आपके साथ डिनर करना तो मेरे लिए गुड होगा। अपने मन में सोचती है ऐसे एक खड़ूस बॉस का कितना बटरिंग करनी पड़ेगी। हैंक्सी का असिस्टेंट उसे शेन के मास्टर प्लान के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर हैंक्सी गुस्से में कहता है शेन तुम सच में बहुत अच्छी एक्टर हो। वही शेन बहुत सैड हो जाती है, ना कुछ खाती है और ना पीती है। वो मेट से पूछती है क्या हैंक्सी बाहर गया है। मेट हाँ कह देती है। तभी बाई उसे एक पिक्चर सेंड करके पूछती है मैं कैसे लग रही हूँ डिनर डेट पर जाने के लिए। वो उसे कहती है तुम जैसी रिच और हाई क्लास लड़की ही हैंक्सी के साथ रहना डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन में हैंक्सी उसे होटल में पहुंच जाता है जहां शेन ने उसे आने के लिए बोला था। बाई प्लान के अकॉर्डिंग सारी तैयारी कर लेती है और उसके सामने आकर कहती है देखो मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है। वो बोलता है ये फैशन से आउट हो चुकी है, ऐसे लगता है तुम्हारे पास ड्रेसेस की शॉर्टेज है। वो कहती है आई एम सॉरी, मैं 5 साल पहले तुम्हें बिना मिले चली गई। वो सब मेरी गलती है, मैं प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो कहता है ये ड्रामा बंद करो, हमारी फैमिली में हम लोगों की शादी फिक्स की थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी कोई खास फीलिंग्स नहीं थी। वाई कहती है ऐसे नहीं हो सकता, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, मुझे तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, कहती है तुमने शन यॉन से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो मेरे जैसी दिखती है। हैंक्सी बहुत गुस्से में उसकी तरफ घूमता है, कहता है ओह तो ये सब तुमने शन को बताया है। वो बोलती है तो क्या हुआ, उसने मुझे बताया है तुम लोगों में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ये शादी फेक है, प्लीज मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो। ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शन बेचैन हो रही होती है। उसे लगता है अब तक तो बाई ने अपना लव कन्फेशन कर दिया होगा। फिर वो बाई को कॉल लगाकर पूछती है क्या रहा तुम्हारे प्लान का। बाई उसे कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू और बोलती है मैं अब्रॉड जा रही हूँ। बाई फ्लैशबैक भी याद करती है हैंक्सी ने उसे बोला था कि अब वो मैरिड मैन है, उसका किसी और लेडी के लिए सोचना भी गलत है। लेकिन हमारी भोली भाली शन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती। वो सोचती है शायद बाई और हैंक्सी दोनों साथ में अब्रॉड जा रहे हैं। फिर वो देखती है हैंक्सी बाहर से बारिश में भीगा हुआ घर आ रहा होता है। वो अम्ब्रेला लेकर उसे लेने बाहर पहुंच जाती है। हैंक्सी उसे अपने सामने देखकर कहता है तुम मुझे किसी और लेडी के साथ डेट पर कैसे भेज सकती हो, हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, बेशक कॉन्ट्रैक्टेड ही सही, तुम मुझे किसी और लेडी के पास भेजकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकती। वो कहती है तुम ज्यादा मत बनो, मुझे पता है तुम कल बाई के साथ अब्रॉड जा रहे हो। वो कहता है मेरे बाई से कोई लेना देना नहीं, मैंने उसे क्लियरली मना कर दिया है। अब शन भी चिल्लाकर कहती है तुमने मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा फेस बाई से मिलता है। वो कहता है डैम इट, ऐसा नहीं है, वो है और तुम हो, इवन मेरी नजरों में तुम उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तभी अचानक से शन बेहोश हो जाती है। हैंक्सी उसे उठाकर रूम में ले आता है। मेट उसे कहती है मैडम को बारिश में गीला होने की वजह से हाई फीवर हो गया है। वो खुद को शन के बीमार होने के लिए ब्लेम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में शन की नींद खुलती है। वो कहती है मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। तभी उसे हैंक्सी की बातें याद आने लगती है। नर्स उसे आकर बताती है वो पूरे 3 दिनों से बेहोश थी और बेहोशी की हालत हैंक्सी ने उसकी पर्सनली बहुत देखभाल की है। ये सुनकर वो ब्रश करने लगती है। मेट से पूछती है अब कहाँ है हैंक्सी। मेट कहती है बॉस ब्रिज से ट्रिप पर गए हैं। शन की नजर साइड टेबल पर रखे हुए हैंक्सी के नोट पैड पर जाती है। उसमें वो उस रात का बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और उसे बताता है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए दूसरी सिटी में गया है। तब तक वो शन को ऑफिस ज्वाइन करने का कह देता है। ये पढ़कर शन बहुत खुश हो जाती है। मेट उसे ब्रेकफास्ट करवाते हुए कहती है बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि उनके बिजनेस ट्रिप से लौटने तक आपको अच्छे खिला पिलाकर फैटी और क्यूट कर दें, इसलिए अब अच्छे से खाओ। मेट उसे कहती है बॉस ने आपके लिए कार का अरेंजमेंट भी किया है। लेकिन शन उसे कहती है मुझे अपनी स्कूटी से बहुत प्यार है, इसलिए वो ऑफिस स्कूटी पर ही जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें गू ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहां एचआर सबको इन्फॉर्म करती है मिस्टर गू की वाइफ आज ऑफिस आने वाली है। सभी उसको वेलकम करने के लिए एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहीं एक लड़की बोलती है बॉस की वाइफ कैसे दिखती है। एचआर कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सुपर रिच होंगी, ऑब्वियसली वाइफ हैं। तभी शन अपनी स्कूटी से ऑफिस पहुंच जाती है और उसके साथ एक और न्यू लड़की कार से ऑफिस आती है। उसके कपड़े भी ब्रांडेड होते हैं। सभी लोग उसे ही प्रेसिडेंट गू की वाइफ समझकर हेलो मैडम कहते हैं। शन सोचती है वो उसको ग्रीट कर रहे हैं,
लेकिन अफसोस वो लोग तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसे अवॉइड करके साइड से निकल जाते हैं और उसी लड़की मिंग्यू को वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। मिंग्यू समझ जाती है ये लोग मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रहे हैं, कितना मजा आ जाएगा, सब मुझे कितनी अटेंशन दे रहे हैं। तो वो भी एक्टिंग करने लगती है और पूरे स्टाइल में शन को अपना पर्स पकड़ने में के लिए कहती है। वो लड़की सबके साथ मिलकर शन को बुली करने लगती है। इनफैक्ट शन को मिंग्यू का भी काम करना पड़ रहा था और सभी लड़कियां प्रमोशन लेने के लिए उसको इम्प्रेस करने लगती हैं। तभी शन की मॉम और भाई उसके ऑफिस जाकर पैसों के लिए हंगामा करने लगते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे शन एक बैड डॉटर है। सभी लोग उसको कहते हैं तुम कितनी मीन लड़की हो, अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकती। मॉम खुद से गिरने की एक्टिंग करती है, नाम शन का लगाती है, कहती है अब तुम मुझे धक्का तो मत मारो। वो उन लोगों को अवॉइड करने के लिए कुछ पैसे देने लगती है। मॉम कहती है कि तो बहुत थोड़े हैं, इनसे मेरा क्या होगा, हमें और पैसे चाहिए। शन बोलती है मैं एक लास्ट बार तुम लोगों को पैसे दूंगी, उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। ऑफिस में सभी लड़कियां मिलकर शन को ओवरवर्क देकर बुली करने लगती हैं। तभी मिंग्यू उसके पास आकर कहती है मैं और मेरे हस्बैंड आज पूरे स्टाफ को 5 स्टार होटल में डिनर दे रहे हैं, तुम भी उसमें जरूर आना। ये सुनकर शन शॉक हो जाती है, कहती है ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा ड्रामेबाज है। तभी शन को एक पर्सन की कॉल आती है। वो उसे कहता है मुझे ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करोगी? इसके लिए मैं तुम्हें 3000 पर आवर्स की अकॉर्डिंग पैसे दूंगा। शन उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। शन अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करती है जिसमें सिर्फ 5000 पड़े होते हैं। वो सोचती है अब तो मुझे मॉम और पैसे देने हैं, वरना वो फिर यहाँ आकर तमाशा करेंगी और ऊपर से मिंग्यू मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वो हैंक्सी को ऑफिस में हो रहे ड्रामे के बारे में टेक्स्ट करके इन्फॉर्म कर देती है। वहीं डिनर टाइम पर मिंग्यू सबके सामने स्टाइल मार रही होती है और जानबूझकर शन को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रही होती है। तभी शन वहां पहुंच जाती है। उसका असिस्टेंट उन सभी को एक एक थप्पड़ मारता है। हैंक्सी कहता है मेरी वाइफ सिर्फ शन है, ये मिंग्यू कौन है मैं नहीं जानता। मिंग्यू उसके सामने नील डाउन होकर बैठ जाती है और माफी मांगने लगती है। एचआर कहती है ये सिर्फ इस मिंग्यू की गलती है, इसमें हम सबको पागल बनाया है, हम सब लोग अंधे थे इसलिए पहचान नहीं पाए। हैंक्सी उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें इमीडिएटली फायर कर देता है। वो लड़कियां अपनी जॉब जाने का बदला लेने के लिए मिंग्यू को मारने लगती हैं। हैंक्सी उसे कहता है चलो हनी अब घर चलते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब शन उसे कहती है मुझे एक दिन एक्टिंग करने की ऑफर मिली है और अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं कल किसी और की गर्लफ्रेंड बनके की एक्टिंग कर सकती हूँ? ये सुनकर हैंक्सी का फेस गुस्से में लाल हो जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले बोला था जब तक तुम मेरे साथ हो किसी और के साथ वर्क नहीं कर सकती। शन कहती है बस एक ही दिन की बात है और तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद कुछ दिन फ्री में तुम्हारी वाइफ होने की एक्टिंग कर लूंगी। ये सुनकर हैंक्सी टेबल से उठ जाता है, कहता है तुम्हारा सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन है तो तुम्हें कुछ भी फ्री में करने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। शन कहती है इसमें जो भी कहा है वो सही है, मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे हैंक्सी अपनी विंडो से शन को जाते हुए देखता है। उसकी मेट कहती है बॉस आप कल रात से ड्रिंक कर रहे हो, इतना अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। मेट उसके हाथ से गिलास छीन कर रखती है और उसको कहती है कि अगर आपको मैडम के जाने का इतना ही दुख हो रहा है तो आप भी उनके साथ चले जाओ। वो सोचता है आज के दिन वो मेरी नहीं है, किसी और की गर्लफ्रेंड बनकर जा रही है। नेक्स्ट सीन में शन ऑक्शन में पहुंच जाती है। मिस्टर लुई के साथ वो ऑक्शन अटेंड करने लगती है जहां उसे एक नेकलेस बहुत पसंद आ जाता है। मिस्टर लुई कहता है अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं वो तुम्हें खरीद कर दूंगा। शन बोली कैजुअल रिलेशनशिप में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट करना सही नहीं होगा, तो आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई और ज्यादा बिडिंग करके उस नेकलेस को खरीद लेता है। वो पर्सन और कोई नहीं हैंक्सी होता है और वो शन को किसी और मैन के इतना क्लोज देखकर जेलस होने लगता है। शन मिस्टर लुई के साथ वापस जा रही होती है तभी उसकी टक्कर अपने भाई चियान से हो जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आया होता है। वो शन को कहता है अब तुम यहाँ किसी और मैन के साथ आई हो, कितनी कैरेक्टर लेस हो तुम। शन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम यहाँ जो मजे ले रहे हो वो मेरे पैसों से आ रहा है। जियान की गर्लफ्रेंड कहती है हाउ डेयर यू, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? मैं जियान फैमिली की डॉटर हूँ, 1 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड लुई को बर्बाद कर दूंगी। मेरे सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। और वो मिस्टर लुई को भी धमकी देने लगती है। मिस्टर लुई कहता है तुम इससे अपोलोजाइज कर लो, मुझे अपनी नहीं अपने एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स की ही टेंशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अपोलोजाइज कर लो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से 5000 कैश और दूंगा। शन बोलती है ऐसी सिचुएशन में किसी को पैसों की पड़ी होती है।
वो चियान और उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छे से मारने लगती है। उसका भाई पीछे से डस्टबिन उठाकर उसके सर पर मारने वाला था, लेकिन हेंगजी आकर उसे बचा लेता है। चियान की गर्लफ्रेंड कहती है, अच्छा एक और लड़का आ गया, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? हेंगजी उसे कहता है, अपनी जबान को काबू में रखो वरना मैं बदतमीजी के लिए मुझे कसूरवार मत ठहराना। उसे लगता है कि ये लड़का अभी नया है और बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो उसे उकसाने लगती है। हेंगजी अपने असिस्टेंट को कहता है, जियांग फैमिली के साथ हमारी सारी डील्स कैंसिल करके उन्हें 5 मिनट में दिवालिया कर दो। फिर वो शेन से पूछने लगता है, तुम ठीक तो हो? वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कमाल करते हो। अगर 5 मिनट में हमारी कंपनी दिवालिया ना हुई तो मैं तुम्हारी लाश को समंदर में फेंक दूंगी। इतने में उसके वालिद आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम दिवालिया हो गए। तुम्हें पता भी है तुमने किसको नाराज किया है? वो घुटने टेक कर शन और हेंगजी से माफी मांगने लगती है। जैसे ही उसे पता लगता है कि जिस इंसान को वो गरीब समझकर ब्लैकमेल कर रही थी वो गो ग्रुप का गो हेंगजी है, वो भी अपने वालिद के साथ बैठकर माफी मांगने लगती है। इसी नीलामी में यून भी मौजूद होती है और शन की तस्वीरें लेकर हेंगजी की माँ के पास जाकर कहती है, मामा देखो, शन किसी और आदमी के हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। ये देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर शन का भाई चियान जख्मी हालत में अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है, तुम्हारी ये हालत किसने की? वो कहता है, ये सब शन और उसके शौहर ने किया है। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली को दिवालिया कर दिया है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। ये सुनकर माँ कहती है, मैं शन की जिंदगी को हेल बना दूंगी, तुम देखना उसे अपनी गलती पर पछतावा होगा। वहीं शन हेंगजी से कहती है, शुक्रिया, आज फिर तुमने मेरी मदद की। हेंगजी उसका हाथ पकड़कर कहता है, कल रात के लिए सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर हो गया था। शन सोचती है, क्या ये वाकई में मुझे पसंद तो नहीं करता? वो कहती है, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, जब तक कुछ खाऊंगी नहीं मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा। हेंगजी उसे एक बहुत ही फैंसी डिनर पर ले जाता है। इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट देखकर शन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये सब तुमने खुद किया है? जो भी तुम्हारी रियल वाइफ होगी वो बहुत खुश रहेगी। हेंगजी कहता है, अभी तो तुम मेरी वाइफ हो। शन कुछ ज्यादा ही वाइन पी लेती है और हेंगजी को खुद से दूर नहीं जाने देती। हेंगजी उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। नशे की हालत में वो उसे किस कर लेती है और कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी फैमिली भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इन्हें बस मेरे पैसों की ज़रूरत है। वो रोते हुए अपनी सारी बातें हेंगजी को बता देती है। हेंगजी बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर सुलाता है। अगले सीन में हेंगजी की माँ अपने गार्ड्स के साथ मिस्टर लियो को पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है, तुम्हारा शन से क्या रिलेशन है? वो उन्हें बताता है, मेरा उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, वो बस एक आम सी नौकरी का रिश्ता है। माँ को लगता है शन पैसों के लिए कुछ गलत कर रही है। मिस्टर लियो बताता है, आप गलत समझ रही है, शन एक प्रोफेशनल अदाकारा है, मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने के लिए हायर किया था। आमतौर पर वो पैसों के लिए ऐसे छोटे मोटे किरदार करती है। ये सुनकर माँ को सब समझ में आ जाता है कि शन उनके बेटे की बीवी का किरदार अदा कर रही है। वो उन दोनों की डाइवोर्स कराने के लिए जा ही रही होती है जब वही हेंगजी की माँ आती है तो उनको रोककर कहती है, मैं शन की माँ हूँ, आपके बेटे हेंगजी ने मेरे बेटे की मार मार कर क्या हालत कर दी है और इसकी वजह से एक शादी भी बर्बाद हो गई है, तो आपको हमें मुआवजा देना होगा। हेंगजी की माँ बोली, तुम्हारा बेटा शक्ल से ही निकम्मा लगता है, उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, और रही बात तुम्हारी बेटी की, मैं उसे कभी भी गू फैमिली में नहीं आने दूंगी और ना ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शन की नींद खुलती है। वो पिछली रात के बारे में सब सोचने लगती है और कहती है, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? इतनी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद मैं हेंगजी का सामना नहीं कर सकती, मुझे आज ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए। वो राब्ता ख़त्म करने का सोचती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, हेंगजी की माँ का ड्राइवर उसे कहता है, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं, आप गाड़ी में बैठ जाएं। माँ कहती है, तुम्हें मेरा 3 माह पहले वाला वादा याद है ना? वो कहती है, हाँ, मैं तलाक दे दूंगी। वो माँ को सब कुछ सच बताने का सोचती है, लेकिन माँ पहले ही कह देती है, मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। माँ कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें हेंगजी ने ही मजबूर किया होगा। खैर, मैं एक रिस्पेक्टेड खातून हूँ, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। वो उसे 100 मिलियन का चेक देने लगती है, लेकिन शन उसे लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन चीप नहीं हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आज के बाद आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर वो हेंगजी को कॉल करके मिलने को कहती है, लेकिन हेंगजी तो उसे किसी सरकारी काम के लिए इंतज़ाम करने में मसरूफ़ था। जैसे ही शन वहाँ आती है, वो सोचती है, चाहे आज जो हो जाए मैं हेंगजी से दूर जाकर ही रहूँगी। हेंगजी ज़बरदस्ती उसे मेज़ पर बिठाकर खाना सर्व करने लगता है। वो उसे कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेनी है। वो कहती है, माँ को दिया हुआ 3 माह का वक्त ख़त्म हो गया,
उन्हें हमारे फेक रिलेशन का भी पता चल गया है, इसलिए हमें मज़ीद ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ और एक्टिंग के काम भी हैं, तो पूरा स्केड्यूल मसरूफ़ है। तुम कल तलाक के लिए कोर्ट आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। हैंक्सी बोलता है, अगर मैं तुम्हें तलाक ना देना चाहूँ तो? वो शन को खींचकर अपने करीब करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है, मिस्टर गू प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सीरियस हूँ, आप मेरे साथ ऐसे मजाक मत करें। हैंक्सी उसे कहता है, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? फिर वो नील डाउन होकर रिंग के साथ शन को प्रपोज करता है और मजीद कहता है, माँ को भी तुम वाकई बहुत पसंद आई हो, वो चाहती है कि हम अपनी फेक मैरिज को रियल मैरिज में बदल लें, और हाँ, उन्हें हमसे 2 ब्यूटीफुल ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए विद इन अ ईयर। यह सुनकर शन शाय होने लग जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।